चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। इसके दो टाइप्स होते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। नंबर एक देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं डिनोट की कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड, ये पढ़ चुके हैं हम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के, और इसको किससे, एप्सिलॉन आर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है टू टाइप्स इस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं इन टर्म ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, इन टर्म ऑफ फोर्स। दूसरा इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो ये दो तरीके से पढ़ते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को, डिनोटेड बाय के और एप्सिलॉन आर। तो ये क्या है और ये क्या है, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, इन टर्म ऑफ फोर्सेस। तो इसको डिफाइन कर देते हैं। नंबर एक, रिलेटिव परमिटिविटी in term of forces। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट may be defined as the ratio of force between two point charges in vacuum point charges at same separation in the medium, तो कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कहाँ है, वो पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रखे हैं, और सेम सेपरेशन पर वो पॉइंट चार्ज अगर किसी मीडियम में रखे जाएंगे तो दोनों फोर्सेस के बीच का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे आप लिखेंगे, के ऑफ एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू F अपॉन F। एम क्यों लिखा है, फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये F खाली क्यों लिखेंगे, ये फोर्स स्पेस में है, वैक्यूम में है, जहां दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बना। अभी दूसरा डेफिनेशन देखेंगे इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसको देखते हैं अभी। तो दूसरा इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखिए
ये आगे चलकर बहुत काम में आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इस तरीके से दोनों रिलेशन आपको याद रखना होगा और ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होते हैं फॉर्मूले। तो इसको आप डिफाइन कर देंगे, बेसिक जानकारी है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आसानी से याद कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट may be defined as the ratio of absolute permittivity to the absolute permittivity of medium। तो इसके लिए फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बन जाएगा कि या फिर relative permittivity epsilon r equal to epsilon naught upon epsilon। ये देखिए epsilon 0 जो है वो हम पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ में, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये रेशियो है किसका, फ्री स्पेस की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसका, और ये है मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी डिनोट करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, या तो आप m लिख सकते हैं या फिर खाली एप्सिलॉन आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर क्या 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 0 लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या समझेंगे आप, 0 का मतलब कि ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ठीक है, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस तरीके से ये फॉर्मूले दो तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझे जाते हैं, एक इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एक इन टर्म ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो आगे एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये जो परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करता है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, इसको लिख लेंगे, इट इज डिपेंड only medium, it is depend only medium, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम कुछ मीडियम की परमिटिविटी याद कर लेंगे और मैं अभी लिख देता हूं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ मीडियम्स की परमिटिविटी आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे मीडियम और एक तरफ लिख लेंगे परमिटिविटी, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि के। तो इसको हम जानते हैं के को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये वैल्यूज अपन इस तरीके से तैयार कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वैक्यूम के लिए देखते हैं, वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो कितनी होती है, 1.0000 मींस टू से क्या करते हैं 1, के की वैल्यू कितनी 1। आगे एयर के लिए क्या रखेंगे 1.06 एयर के लिए। आगे देखिए हाइड्रोजन के लिए देख लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या 1.0006। आगे देख लीजिए माइका, इस तरीके से कुछ जो है फिक्स वैल्यू लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं। इसकी वैल्यू लिख लेंगे 326, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं गिलास का 4 to 8, ठीक है। आगे देख लेते हैं वाटर
देखिए यहाँ 1.0026 इस तरीके से, ये सही आप नोट डाउन करें। वाटर के लिए सबसे ज़्यादा होती है, वाटर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 81, ठीक है। तो देखिए वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए 1.06, हाइड्रोजन के लिए के की वैल्यू कितनी 1.0026, माइका के लिए 3 to 8, 3 और 6 के बीच में, ग्लास के लिए 4 से 8 के बीच में, ठीक है, 4 to 8। वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 81, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यह है कि किसी भी मीडियम में मान के चलिए जैसे चार्ज रखे हैं, दो चार्ज भी हम पढ़े, दो चार्ज से क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो अभी एक सिस्टम है और यहाँ पर दो चार्ज नहीं है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, देयर आर मेनी पॉइंट चार्जेस इन द सिस्टम। तो उसकी वजह से अगर आपको पूछा जाए कि किसी एक पॉइंट चार्ज पर, ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 बहुत सारे एंड सो ऑन बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर अगर आपको फोर्स नेट फोर्स पूछा जाएगा इस तरीके से कि ये अगर इस पर फोर्स लगा रहा है या फिर ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो इस पर्टिकुलर चार्ज पर कितना नेट फोर्स होगा। तो ये बहुत सारे जो फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है। और इसका सबसे मेन जो इंपॉर्टेंस स्टडी है सुपरपोजिशन की वो किसमें आएगी, वेव ऑप्टिक्स में। जब बहुत सारी वेव आती हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे एक वेव आई इधर से इस तरीके से, ठीक है, ये एक वेव जा रही है, दूसरी वेव इधर से इस तरीके से जा रही है और ये दोनों एक दूसरे पर मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, सुपरपोज कर दिया, ठीक है। सुपरपोज जैसे अपोज वर्ड आ रहा है ना कि एक दूसरे को रोक रहे हैं, एक दूसरे को टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन या सुपरपोज करना, ठीक है। तो ये वेव थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लॉ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कई बार क्या होता है बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें लैंग्वेज जो है ना चेंज कर दी जाती है किसी क्वेश्चन को, लेकिन स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाता, इसलिए आंसर जो है देने में दिक्कत होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर्स आपको आते हैं लेकिन लैंग्वेज अगर मॉडिफाइड कर दी जाएगी तब वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उस तरीके से आप आंसर देने में असमर्थता मतलब नहीं दे पाएंगे अच्छे से क्वेश्चन का आंसर, तो इसलिए मार्क्स कम रह जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने का जो मेन पैटर्न है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है ये आपको आना चाहिए। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। तो इसमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज due to many point charges, ठीक है। तो बेसिक क्या है, करना क्या है इसमें, आपको फोर्स निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर, किसकी वजह से बहुत सारे चार्जेस हैं, मेनी चार्जेस हैं, उसके लिए आपको निकालना है नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। इसको समझने के लिए बहुत सारे आपको पॉइंट चार्जेस लेट अस कंसीडर अज्यूम करने होंगे और फिर एक फार्मूला बनाएंगे, उसके बिहाफ पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, आप उस फार्मूले का अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसके लिए क्या करें कि ये एक कार्टेशियन सिस्टम के लिए बना लेंगे, ये देखिए सब जानते हैं एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, इसको आप क्या बोलते हैं जेड एक्सिस, ये ओ, ठीक है। तो एक हमने चार्ज यहाँ मान लिया, ये कोई चार्ज है जिसको नाम दे दिया हमने
Q1, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पर है, इसको नाम दे दिया आपने Q2, ठीक है। एक चार्ज आपने यहाँ पर मान के चलिए रख दिया, जिसका नाम दे दिया आपने Q3, और एक चार्ज और ले लेते हैं। ऐसा बहुत सारे चार्ज हैं, तो एक n चार्ज लेट अस कंसीडर कि कोई एक n चार्ज अब ले लिया हमने, जिसका नाम हमने दे दिया Qn, ठीक है। तो अब देखते हैं आपको कहाँ नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, फर्स्ट चार्ज पर निकालना है। लेट अस कंसीडर कि आपको फोर्स जो है कहाँ कैलकुलेट करना है, फोर्स एट Q1, ये आपको निकालना है ड्यू टू मेल्टिंग पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस चार्ज के बारे में देखें कि ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, बोथ आर पॉजिटिव, देयर वुड बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। तो ये जो फोर्स है किधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा इस तरीके से, और इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, ठीक है। अभी थर्ड चार्ज है कि ये इस पर फोर्स लगाकर इसकी डायरेक्शन देखो किधर होगी, इसकी डायरेक्शन देखो किधर होगी, इस तरीके से आप जो है डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से होगी, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, ये डायरेक्शन समझ लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगी थर्ड चार्ज की वजह से। तो देखिए ये वाला जो फोर्स है ये क्या है, फर्स्ट चार्ज पर सेकंड की वजह से फोर्स, और ये फोर्स है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। इसको लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। इसी तरीके से बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। तो nth चार्ज के लिए हम देख लेते हैं इसकी फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगी। इसको क्या बोलेंगे, F फोर्स यानी कि ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू n चार्ज, ठीक है। तो ये तो अभी क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज एट चार्ज Q1, ये आपको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट चार्ज Q1। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए बहुत सारे चार्जेस हैं, F12, F13, F14 हो सकता है, N15 हो सकता है, F1N है। तो सारे के सारे जो चार्जेस पर अप्लाई हो रहे हैं फर्स्ट चार्ज पर, अब इनको क्या करेंगे, इनको आप प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या होगा, तो सारे के सारा आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन Q1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको बोल सकते हैं F1, F1 इक्वल टू सम कर दीजिए, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस एंड सो ऑन वेक्टर F1n। इस तरीके से सम कर देंगे सारे के सारे फोर्सेस का। अब वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ व्हाट इज अ फोर्स, तो फॉर्मूला फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या फॉर्मूला होता है उसका, सब जानते हैं, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फोर्स एट फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो ये कैसे निकाल सकते हैं आप, सिंपल है, F12 फोर्स 12 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, इनटू R कैप, सरगे से ले लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/3 आगे निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज और थर्ड चार्ज, तो Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू
आर कैप, ठीक है। इसी तरीके से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, F1n, इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R कैप, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मेरे को पता है, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, अप्लाई करें, सॉल्व करें और आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, नेट फोर्स निकालने के लिए। तो उसको आप कहाँ यूज करेंगे, किसी इस तरीके के न्यूमेरिकल में जहां पर आपको मैनी चार्जेस दे रखे हैं और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया हो, ठीक है। तो अभी करते हैं, चलिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी अप्लाई द ऑल वैल्यूज ऑफ फोर्स 1 टू फोर्स एट फर्स्ट चार्ज, फोर्स एट सेकंड फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, और इसी तरीके से एन चार्ज के सारे जो फोर्स हैं उनको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग values of F12, F13 and so on F1n in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था वेक्टर F1 इक्वल टू F12 F13 इसी तरीके से एंड सो ऑन F1 F1n, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R कैप, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर R कैप एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस क्या हो जाएगी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्क्वायर डॉट R कैप, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, इन सब स्टेप्स में क्या कॉमन है, इसमें देखिए 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, F1 इक्वल्स टू 1/4πε0, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर R कैप एंड सो ऑन Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R कैप। तो ये आपको वैल्यू मिली, ठीक है। अब चूंकि ये टर्म सारी की सारी ऐड हो रही हैं, तो इसको हम क्या शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए आपको सबको पता है कौन सा फॉर्मूला लगा, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इसको आप बोलते हैं सिग्मा, या फिर इसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सम मींस ऐड करना, जोड़ना, ठीक है, तो सॉल्यूशन साइन होता है, सिग्मा ही बोल देते हैं इसको लगाएंगे, देखिए किस तरीके से क्या हो जाएगा। अब एक चीज और देख लीजिए, इसमें से और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए Q1 है Q1 ऑल्सो कॉमन इन ऑल टर्म, तो Q1 को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए लिमिट देखिए किस तरीके से बनाएंगे, Q1 कॉमन ले लिया, कहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है 2 से, तो लिमिट बना देंगे I to 2, कहां खत्म हो रही है सीरीज n पर, ठीक है।
I is to n, सो क्या लिख देंगे क्यू एन अपॉन आर, इस तरीके से जहां 2 है n लगा देंगे, ठीक है। और ये देखिए r जहां 2 है वहां i लिख देंगे, क्यू आई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1i और ये क्या हो जाएगा i1 कैप। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसको आप जो है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि वो कैसे लिखेंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, टोटल नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स at a point charge due to many point charges, ठीक है। at a point charge due to many point charges, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए आप सभी ने पढ़ा हुआ है वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा हुआ है सभी लोगों ने। तो उसमें हमने इस तरीके से फॉर्मूले बनाए थे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, इस तरीके से बनाया था। या फिर देखिए अभी बनाएंगे इसको, तो उस तरीके से हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म के तरीके से। इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ये F1, वैसे कुछ भी नहीं आसान है। आपने वेक्टर फॉर्म अगर कूलॉम्स लॉ की पढ़ी है तो आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं, Q1 1 4 5 एप्सिलॉन, ठीक है। ये देखिए क्या है, Q1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, क्या लिखेंगे आप इसको Q2 अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2। देखिए R कैप की वैल्यू हम सब जानते हैं, ठीक है। R कैप की वैल्यू जब जानता है ना, R कैप की वैल्यू 11th क्लास में क्या पढ़ती है, कूलॉम्स लॉ में भी इसका यूज होता है। तो देखिए इधर देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, R कैप की वैल्यू आप जानते हैं, ये वेक्टर R अपॉन मॉडुलस R, ठीक है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे इसकी जगह, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है और मॉडुलस R से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R क्यू हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 मतलब फर्स्ट चार्ज पर, मतलब फर्स्ट और सेकंड चार्ज की क्या है, क्या है ये, ठीक है। डिस्टेंस है कि नहीं है, पोजीशन है, मतलब इनकी वेक्टर पोजीशन है ये। तो R1 माइनस R2 का क्या लिखेंगे, होल क्यूब, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में R1 माइनस R2, ठीक है, इस तरीके से। प्लस आगे Q3 अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब, सॉरी ये 3 है ना, तो R1 माइनस R3 करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा R1 माइनस R3, इस तरीके से। एंड सो ऑन, प्लस इसी तरीके से क्या हो जाएगा, Qn अपॉन R1 माइनस वेक्टर R1 माइनस Rn मॉडुलस होल क्यूब इन ब्रैकेट R1 माइनस Rn वेक्टर और n। इन शॉर्ट इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन का यूज करते हुए वेक्टर F1 इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिख सकते हैं इसको, सॉल्यूशन I is to n, I is to n, क्या हो जाएगा QI, ठीक है। R1 माइनस RI होल क्यूब R1 माइनस RI,
इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बन जाएगा आपका इस तरीके से। एक और दो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीन चीजें। नंबर एक लीनियर डेंसिटी, दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीन स्टेप्स होते हैं और इन तीन स्टेप्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में बहुत यूज होगा। जब आप गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो उसके सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रूफ करने के लिए इन तीन टर्म्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इन तीन टर्म से ही बना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को हम समझते हैं।